हेलो बच्चों, वेलकम टू स्व अध्ययन। अभी तक हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे और आपको जो चैप्टर में लेके आया था, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने देखा है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि वेक्टर एनालिसिस और रिलेटिव वेलोसिटी मैंने लिखा था। इसका मतलब आप 50% चैप्टर जो है पढ़ चुके हो। 50% आपके सामने है रिलेटिव वेलोसिटी। इतना टर्म तो ठीक नहीं है, इतना टर्म आपने पढ़ लिया है, बहुत पहले पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। अब आया रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव का मतलब आप समझ रहे होंगे, कंपैरिजन। ठीक है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, लेकिन कैसे आपको मैथमेटिकल टर्म में इसको लेके आना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जरा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि ये आप हो, ऐसे हो नहीं हो, ऐसे मान लो, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो वेलोसिटी मैंने कंसिडर किया है वो 0, मतलब आप ओवरऑल रेस्ट में हैं। अब यहाँ पर ट्रैक पर ट्रेन जो है जाएगी। ऐसा होता नहीं है, मैं एक अजम्पशन बना रहा हूँ। अरे सर आप कैसे बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसी बात मैंने बना दिया कि दिस इज योर ट्रेन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक ट्रेन बनाया। ठीक है, और इस ट्रेन की अपनी एक वेलोसिटी है, मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड है। किसी ट्रेन की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होने का मतलब आप समझ रहे हैं? जी सर समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? किसी भी ट्रेन की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होने का मतलब ये है कि वो ट्रेन एक सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो जब इस बॉडी के सामने से, जो बॉडी रेस्ट में है उसके सामने से ट्रेन निकलेगी, तो ये भी यही कहेगा कि हाँ ट्रेन जो है 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जो है चल रही है। अब आपको क्या है कि अगर इस ट्रेन के डायरेक्शन में अगर मान लीजिए कोई साइकिल चलाते हुए जा रहा है, ठीक है, ऐसे कोई साइकिल चलाते हुए जा रहा है और इसका जो डायरेक्शन है साइकिल का, वो ट्रेन की डायरेक्शन में है। ठीक है, अब यहाँ पे वो इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, ये चला भी रहा है। अब क्या है कि इस बाइसिकल का जो डायरेक्शन है वो भी इधर की तरफ ही है, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। ये ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड से, ये बाइसिकल 5 मीटर पर सेकेंड से सेम डायरेक्शन में मोशन कर रही है। जब इस यहाँ पर देखा जाएगा, इस बाइसिकल वाले से पूछा जाएगा कि बताओ ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, तो ये कहेगा कि ट्रेन जो है 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। क्यों? क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड ये भी चल रहा है और 5 मीटर पर सेकेंड ये भी चल रहा है, तो आखिर में एक सेकेंड में ये भी तो 5 मीटर कवर कर लेगा, तो कुल 15 मीटर ही तो कवर करना बच जाएगा।
इस वजह से ये कहेगा कि 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। अब क्या है कि अब थोड़ा सा बात बदल देते हैं। बात क्या बदलते हैं कि आपके जो बाइसिकल चलाने वाले भैया हैं उनका मन आया कि अब मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही थी। ठीक है, अब इनको कहाँ जाना है? अब इनको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है ट्रेन के। ठीक है, ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, और लीजिए आपको मैंने यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, अब इस बाइसिकल का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब इनसे पूछा जाएगा कि बताइए अब ट्रेन और आपके बीच में क्या, मतलब ट्रेन की स्पीड क्या है? तो इनके मुंह से आवाज आएगी सर 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये अपोजिट डायरेक्शन का कंडीशन है। हमने किसका कंडीशन डिसाइड किया? अपोजिट डायरेक्शन का। और ये वाला सेम डायरेक्शन का। और ये कंडीशन किसका था? रेस्ट। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये आपका सेकंड कंडीशन हो गया, और ये आपका थर्ड कंडीशन हो गया। मतलब कि यहाँ पर जब बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही है तो यहाँ पर वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, जब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो प्लस हो जाएगा, और रेस्ट में होगा तो जिस बॉडी को हम लोग देख रहे हैं वही उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। इसका मतलब कि जब भी हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहे हैं तब वैल्यू बार बार बदल जा रही है। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग रिलेटिव डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको वैल्यूज चेंज होती हुई मिल रही है। यही हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। इसका मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा, और कैसे आपको डेरिवेशंस मिलेंगे वही मैं बताऊंगा। चाहो तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको बता रहा हूँ। तो ये तो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, जो आपको समझाया मैंने टेक्निकली। अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप क्या कहोगे कि इफ द डिस्टेंस between two bodies is changing with time. If the distance between two bodies changing with time, then one body is said to have a velocity relative to other। तो हमने क्या लिखा कि if the distance between the two bodies is changing with time, अगर दो बॉडी का डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, देन वन बॉडी इज सेड, तब पहली बॉडी कहेगी, मतलब ये दोनों में से कोई एक बॉडी कहेगी कि उसकी वेलोसिटी दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में क्या है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, तो आप हेडिंग डालोगे फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको निकालना है। आपके पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। अभी तक इस बॉडी ने डिस्टेंस 0 कवर किया है
और इस बॉडी ने भी डिस्टेंस 0 कवर किया है जब टाइम क्या है 0 है, ठीक है। और दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं। टाइम टी के बाद, आफ्टर टाइम टी, टाइम टी के बाद ए पहुंच जाता है यहां पर, ठीक है। मीन्स ये x1 डिस्टेंस कवर करता है और पॉइंट बी, जो बॉडी बी थी, वो पहुंच जाती है यहां पर। तो ये डिस्टेंस कवर करता है x2 कितने टाइम में, t में। तो अगर आप कंसिडर करते हैं फॉर बॉडी ए के लिए, तो बॉडी ए के लिए अगर आप टोटल डिस्टेंस आप कवर करते हो, तो अगर आप x1 बराबर लिखोगे, तो मैं आपको बता दूं कि पहले वाले बॉडी की वेलोसिटी v1 होगी और दूसरे वाले बॉडी की वेलोसिटी v2 हमने कंसिडर कर लिया है। अब x1 जब आप निकालोगे तो आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं था, इसलिए ये हो जाएगा x1 इंटू 0 प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो आप लिख सकते हो v1 इंटू टी। इसका मतलब कि ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास। तब s1 की वैल्यू आप डिस्प्लेसमेंट अगर निकालते हैं तो आपके पास s1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, और s1 की वैल्यू आ जाएगी v1t। होगा कि नहीं होगा? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास फॉर बॉडी बी की बात आती है। जब बॉडी बी के बाद आएंगे बी के पास, तो वहां से अगर आप x2 निकालते हो तो x2 इज इक्वल टू x2 टाइम t इज इक्वल टू 0 पर प्लस v2 इंटू टी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अगर आप इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो s1 इज इक्वल टू v2t मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम लोगों को चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है दोनों के बीच में, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इफ यू वांट टू फाइंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है तो आपको S2 माइनस S1 चाहिए। तो आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर लीजिए। तो आप लिखोगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4। ऐसे कंडीशन में हो जाएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू V2t माइनस V1t। तो यहां से हो जाएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू t V2 माइनस V1। इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो, रिलेटिव वेलोसिटी, तो हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइड बाई t। इसका मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन, हम लोग अबव इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं? above equation, the relative velocity is equal to, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपके पास हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। बात सुन रही है? तो इतना आप नोट कीजिए। हो सकता है बच्चों, अगर हो सकता है तो आप को पूछा जाए कि
ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या है, मतलब बी क्या बताता है कि ए की वेलोसिटी क्या है। मतलब अगर बॉडी बी से पूछा जाए बताओ ए की वेलोसिटी क्या है, उसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर ए से पूछा जाए कि बताओ बी की वेलोसिटी क्या है, तो उसको कहा जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो दोनों का टर्मिनोलॉजी थोड़ा अलग है। तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर पूछा जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे कंडीशन में आप लिखोगे V21 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ऐसे लिखोगे। और अगर आपसे कहा जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ऐसे कंडीशन में आप लिखोगे V12 इज इक्वल टू V1 माइनस V2, ये आप लिखोगे। अब सपोज करो कि वेलोसिटी आपके पास सेम डायरेक्शन के लिए पूछी जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस होगी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट करोगे, इतना नोट कीजिए। हाँ बच्चों, अब हम लोगों के पास जो इक्वेशन आया अब उस हिसाब से हम लोग को अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। तो हेडिंग आपके पास होगा नेक्स्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर रिलेटिव मोशन। अब पहला ये है कि पहला कंडीशन मैं ये बता रहा हूं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग uniformly in same direction, तो ऐसे कंडीशन में आप ग्राफ कैसे बनाओगे। तो आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बनाओ, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, इसको आप x कंसिडर कर लो, और ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, आप इसको t कंसिडर कर लो। जो ऑब्जेक्ट जो बॉडी ए है, मान लेते हैं कि वो इस तरह से मोशन कर रहा है, तो ये है ऑब्जेक्ट ए के लिए ग्राफ। अब जब इसी के डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट ठीक इसके पैरेलल होगा, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट बी के लिए। ये आपके पास x1 कंसिडर कर लीजिए और ये आपके पास x2 कंसिडर कर लीजिए। तो ये ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट का ग्राफ होगा जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे। अब दूसरा ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स मोशन में, कि दो ऑब्जेक्ट मोशन करेंगे जिसमें, सॉरी, इसकी वेलोसिटी आप v1 कर लो, इसकी वेलोसिटी v2। हाँ, अब दो ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहे होंगे तो v2 और v1 में v2 की वेलोसिटी ज़्यादा है और v1 की वेलोसिटी कम है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो व्हेन v2 is greater than v1 means v2 minus v1 is
पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हुआ तब आप ऐसे ही कोऑर्डिनेट बनाओगे। ये आपके पास पोजीशन होगा और ये आपके पास टाइम होगा, ठीक है। और जब इसको ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास तो ऑब्जेक्ट ए हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ए की बात है। और जब आप ऑब्जेक्ट बी की बात करोगे तो ऑब्जेक्ट बी का ऐसे हो जाएगा ग्राफ। ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v2 और इसकी वेलोसिटी v1, जहाँ पर v2 की वैल्यू v1 से अधिक है। आपके पास ग्राफ ऐसे नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाला ग्राफ बताता हूँ। बच्चों अब आपके पास थर्ड वाला ग्राफ, थर्ड वाले ग्राफ में कि व्हेन v2 इज लेस देन v1, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कि जो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1, वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब निगेटिव होने से क्या होगा कि आपके पास ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ का कोऑर्डिनेट, इधर आपके पास हो गया टाइम और इधर आपके पास हो गया पोजीशन। पोजीशन हो गया। हो सकता है कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट ए जिसकी वेलोसिटी आपने v1 कंसिडर कर रखी है, और जो ऑब्जेक्ट बी है वो ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बी, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, जहाँ पर v2 की वैल्यू लेस देन है v1। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लेंगे। बात सुन आ रही है? इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो पोजीशन टाइम ग्राफ के बाद हम लोग को मिलेगा रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन टू मोशंस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। इसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे से एक एक चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि इसके समझे बिना रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल तो नहीं लगने वाला है, ठीक है। कि रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स ना आपको IIT में जल्दी सॉल्व हो पाते हैं, ना नीट में सॉल्व हो पाते हैं, ना आपके एग्जामिनेशंस में जो आप स्कूल में देते हैं उससे होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप इसको महज एक फॉर्मूले की तरह देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको इसको डीपली पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप रिलेटिव वेलोसिटी को देखिए, क्योंकि आपको कहीं भी और यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा आपको इसका इलेबोरेटेड फॉर्म नहीं मिलेगा। ये अपना मेरा इलेबोरेटेड फॉर्म है जो मैं इसको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी किताबों की मदद लेकर मैं इसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन टू मोशंस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, दो बॉडी के मोशन को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। मान ले रहे हैं कि पहले वाले बॉडी की जो वेलोसिटी है, फर्स्ट वाले बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हमने va कंसिडर कर लिया, और दूसरे वाले बॉडी की वेलोसिटी हमने vb कंसिडर कर लिया। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपके पास ये हो गया vb, इसको उठा के जब आप यहाँ रखोगे तो ये आपके पास हो गया va, ठीक है। vb और va के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। जरा आप इसको प्रोड्यूस करिए पीछे की तरफ, ठीक है। हमने जब इसको पीछे की तरफ ले गया, हम जब इसको पीछे की तरफ ले गए तो आपको मिल गया vb निगेटिव में, ठीक है। अब va और माइनस vb का जो रिजल्टेंट आएगा, थोड़ा इसको और बढ़ा लीजिए ताकि डायग्राम आपको बड़ा दिखे, ठीक है। va और vb का जब आप रिजल्टेंट लोगे तो उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। थोड़ा इसको स्ट्रेट लाइन बनाओ,
ठीक है, बच्चे बन गया। ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है, हम इसको VAB लिखते रहे, ठीक है। ये जो एंगल होगा ना, ये वाला पूरा कंप्लीट, ये होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, हुआ कि नहीं होगा। और A और VAB के बीच में जो एंगल होगा, इसको मैंने, चलो मैं इसको कुछ और एंगल कंसिडर कर रहा हूँ, चलो अल्फा कंसिडर कर लिया। अब जरा इसको मिलाइए, अब ये पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो आपको ये रिजल्टेंट वेलोसिटी VAB मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप ये डायग्राम बनाइए। बना लिया डायग्राम। अब आपको अगर पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन आपको बताएं तो वहां से आप अगर VAB लिखोगे तो VAB इज इक्वल टू इन द रूट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ VA मैग्नीट्यूड ऑफ VB cos 180 माइनस थीटा। यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहां से आप इसको लिख सकते हो VAB इज इक्वल टू रूट के अंदर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो आप लिख दोगे 2 VA VB cos थीटा। ये हो जाएगा आपके रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा फॉर्मूला था, मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अगर आपको इस VAB का डायरेक्शन चाहिए तो आपको ये अल्फा निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, और कौन सा रिजल्टेंट वेलोसिटी? VAB। उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? tan अल्फा। tan अल्फा इन दिस सेंस, आपको फॉर्मूला मैंने बताया था tan थीटा का B sin थीटा डिवाइड बाई A प्लस B cos थीटा। तो यहाँ पर आपके पास B की जगह कौन काम कर रहा है? माइनस VB, तो हो जाएगा माइनस VB साइन थीटा, साइन और थीटा की जगह पे है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाई A, तो हो जाएगा VA प्लस माइनस VB cos थीटा, तो आपके पास हो जाएगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा सिर्फ होता है साइन थीटा, माइनस VB है तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर की कहानी तो क्लियर है, वो हो जाएगा VB साइन थीटा डिवाइड बाई ये तो VA हो जाएगा, ये VB हो जाएगा, लेकिन cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस होता है, ये हो जाएगा VB cos थीटा। यहां से आप निकाल लिए tan अल्फा, आप tan अल्फा निकालिए, फिर आप अल्फा निकालोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैं आपको कुछ कंडीशंस शो कर रहा हूँ और उस कंडीशंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताने में
पहला कंडीशन मैं आपको तब वो बताऊंगा जब बॉडी ए और बॉडी बी दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है, मतलब दोनों पैरेलल होंगे। तो व्हेन केस नंबर 1, व्हेन the velocity of the body in same direction, सेम डायरेक्शन टर्म आते ही मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो गई। थीटा की वैल्यू 0 आने का मतलब कि कॉस का 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे कंडीशन में जो वी ए बी होगा वो इन द ब्रैकेट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा। कॉस 0 के लिए 1 होगी तो आप इसको हटा देंगे, 1 हो जाएगा। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी के फॉर्म में है, तो आप इसको लिख सकते हो इन द रूट वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर हो गया। इसको आप रूट से जब बाहर निकालोगे तो आपके पास हो जाएगा वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है कि जब इनकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक इधर हो जाए और एक इधर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो केस नंबर 2 में when the velocity of the body in opposite direction, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो थीटा की वैल्यू वहां पर 180 डिग्री हो जाएगी। जब 180 डिग्री हो जाएगी तो इक्वेशन 1 की मदद से आप कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 वी ए वी बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो इस -1 को माइनस यहाँ भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में है, तो आप इसको लिख सकते हो वी ए बी इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट वी ए प्लस वी बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि वी ए बी की वैल्यू हो गई वी ए प्लस वी बी। तो जब भी दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो ऐसे कंडीशन में आपके पास निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी करना पड़ेगा, और अगर सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी तो आपके पास वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। तो ये तो आपके पास फॉर्मूला हुआ रिलेटिव वेलोसिटी का, और ये इसके 2 केसेस हुए। इतना आपको नोट करना है, नोट कीजिए। हाँ बच्चों, अब हम लोग के पास रिलेटिव वेलोसिटी तो आ गया। अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे और किस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो लिखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें पहला प्रॉब्लम आता है अम्ब्रेला का। जब पानी बरसता है तो हम लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं तो प्रोटेक्ट होने के लिए। तो पहला तरीका आपको आएगा यूज ऑफ अम्ब्रेला इन द रेन। अब क्या है कि एक आदमी है जो कि हॉरिजॉन्टल रोड पर मोशन कर रहा है, चल रहा है। तो चलो
हमने इस पे इसका मोशन कर दिया vm, वेलोसिटी ऑफ द मैन। ठीक है, बारिश जो है ऐसे परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ गिर रही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। ऐसे आपने कर लिया। अब बॉडी का मोशन इधर की तरफ है vm, तो अपने आप को पानी से बचाने के लिए, भीगने से बचने के लिए ये अपने अम्ब्रेला का डायरेक्शन किधर की तरफ करेगा। तो ये जो बॉडी है ये अपने अम्ब्रेला का डायरेक्शन इन दोनों वेलोसिटी के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में करेगा। तो सबसे पहले हमको इसका रिजल्टेंट भी तो पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो यहाँ आपके पास vm का डायरेक्शन है और इधर आपके पास नीचे की तरफ वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो पहले आप इसका चारों कोऑर्डिनेट बनाइए, आपको आसानी से समझने में आएगा। आप इसको रूलर से सही से बनाएंगे। ठीक है, ये आपके पास है। अगर आप इस vm को पीछे की तरफ देखते हो, अच्छा लग रहा है ना, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं -vm। ठीक है, अगर आप इसके रिजल्टेंट के बारे में बात करो तो इसका रिजल्टेंट इधर होगा, इसको आप बोलोगे VRM, रिजल्टेंट ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, पानी इस तरह बरस रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एंगल आपके पास थीटा हो जाएगा, तो ये भी आपके पास थीटा होगा। आपको ये VRM निकालना है। यहाँ पर फिर आपको वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है, लेकिन यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री दोनों के बीच में। तो फॉर्मूला आप अगर लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा VRM इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस माइनस VM स्क्वायर प्लस 2 मॉड VR मॉड VM cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा सिर्फ इतना ही। तो ये हो जाएगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। तो जब भी आपके पास रेन का कोई क्वेश्चन आता है कि वो अम्ब्रेला का डायरेक्शन किधर रखेगा, तो आप बता देंगे कि अम्ब्रेला का डायरेक्शन उस बॉडी के ठीक थीटा एंगल पर अलाइंड होगा, जो कि डायरेक्शन है उसके रिजल्टेंट वेलोसिटी का। यहाँ पर अगर आपको एंगल निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइड बाई a cos थीटा। तो आप लिखोगे b। अब यहाँ पर b का काम कौन करेगा, तो यहाँ पर जो VR है वो b की जगह काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप VM b की जगह काम करेगा, तो आप लिखोगे VM साइन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, और फिर a की जगह हो जाएगा VR, और ये हो जाएगा प्लस माइनस VM cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और sin 90 की वैल्यू 1,
तो ये वैल्यू इतनी खत्म हो जाएगी, बचेगा सिर्फ क्या, वी आर। तो आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई वी आर, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड ही लिखना है, तो ये आपके पास हो जाएगा tan थीटा। तो फिर आप थीटा निकाल के यहाँ से कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपके पास थीटा, आप लिखोगे tan इनवर्स इन द ब्रैकेट वी एम अपॉन वी आर, और यहाँ से आपको एंगल पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप अम्ब्रेला से की मदद से कैसे आप रेन से बचोगे, भीगने से।